मेरा नाम हरिओम गुप्ता और आप देख रहे हैं HG और इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50 मैंने सेलेक्ट किए हैं। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा MCQ टाइप का नहीं है बट बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि MCQ में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसमें कम समय लगेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आप बेसिक हैं तो बेसिक आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा अगर आपने इससे पहले ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है NCERT में। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें सभी चैप्टर के मिला के क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। बाकी पार्ट 10 तक मैंने PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी भी रात के बज रहे हैं 2:12। बाकी चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, सेल डिवीज़न के कारण वृक्ष बढ़ता है जिसमें ऊतक होता है। तो सेल डिवीज़न के कारण जो वृक्ष पर जो वृक्ष उग जाता है या जम जाता है, उसमें कौन सा ऊतक होता है, बढ़ता है, उसमें ऊतक होता है, उसमें कौन सा ऊतक होता है जिसके कारण वो दूसरा वृक्ष एक वृक्ष के ऊपर आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर या पीपल के पेड़ के ऊपर आम का पेड़ आ जाता है या किसी पेड़ के ऊपर कोई भी पेड़ आ जाता है, वो किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आंसर है मार्टेनिक ऊतक। क्या हो जाएगा? मार्टेमेटिक ऊतक। इसी के कारण एक वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष आ जाता है अलग प्रजाति का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में कौन सी ऊतक कोशिका विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। कोशिकाओं में से कौन सी ऊतक कोशिका विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। जो कोशिका है वो अपने विभाजन में कौन सी क्षमता को खो चुके हैं, तो वो है फ्रेंड्स अस्थायी ऊतक, जो कि अपने विभाजन की क्षमता को खो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वैज्ञानिक ने गेहूं की जंग की समस्या का अध्ययन किया। तो किस वैज्ञानिक ने गेहूं की जंग की समस्या का अध्ययन किया। जो गेहूं के जंग की समस्या थी या समझ सकते उसी अलग प्रजाति उसने बनाई कि ताकि गेहूं को अधिक मात्रा में उगाया जा सके, किस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी। तो वो थे फ्रेंड्स KC मेहता। कौन थे? KC मेहता, जिन्होंने गेहूं की जंग की समस्या का अध्ययन किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में से अधिकांश मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं जिसमें से पौधों में से अधिकांश मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं जिसमें से तो एक नाइट्रस होता है सही आंसर, जिसमें से एक नाइट्रस भी होता है। अधिकांश मिट्टी का नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं जिसमें से नाइट्रस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा कवक आलू की देर तक उगलने वाली बीमारी के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कवक आलू की देर तक उगलने वाली बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फाइटोथोरा इन्फेस्टेस। क्या हो जाएगा? फाइटोथोरा इन्फेस्टेस। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी समझ लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ने की लाल सड़ने के लिए कौन सा जिम्मेदार है। गन्ने की लाल सड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। जो गन्ने होते हैं उन्हें सड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है कैलिक्रिटम फैलाटम। क्या हो जाएगा? कैलिक्रिटम फैलाटम, जो कि गन्ने के सड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। एंजाइम ही होता है, मतलब जो कि गन्ने के अंदर ही पाया जाता है, कैलिक्रिटम फैलेटम। और इसी कारण गन्ना सड़ जाता है या उसमें रोग लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फसल के लिए कीटनाशक के विकास का कौन सा चरण सबसे हानिकारक है। फसल के लिए कीटनाशक के विकास का कौन सा चरण सबसे हानिकारक है। तो उसका सही आंसर है फ्रेंड्स कमला, जो कि फसल कीटनाशक के विकास में सबसे हानिकारक चरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रसिद्ध बंगाल अकाल जो 1942 में किस बीमारी को ठीक किया गया था। तो इसका सही आंसर है चावल के पत्ते की जगह। तो फ्रेंड, जो भारत में अकाल पड़ा था, भूखमरी आई थी 1942 में, वो किस बीमारी से ठीक किया गया। बीमारी का मतलब है किस चीज़ को खाकर या बचाकर, मतलब बीमारी को ठीक है। तो चावल के पत्ते की जगह या चावल खाकर या चावल के पत्ते से की जगह पे चावल को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से कारक पौधे में रोग के लिए जिम्मेदार हैं। कौन से कारक पौधे में रोग के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन से कारक हैं जो पौधों में रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं कवक।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा कवक मूंगफली के टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कवक मूंगफली के टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कर्स स्क्लेरोला व्यक्तित्व, जो कि मूंगफली में टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नाड़ी और धमनीय रक्तचाप का अध्ययन क्या है? तो फ्रेंड जो नाड़ी और धमनीय होता है उसके रक्तचाप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या जो मतलब ब्लड को इधर उधर होता है या ब्लड प्रेशर वगैरह, मतलब सबको जो मिलाकर जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है आंसर स्पंजीमोलाजी। क्या हो जाएगा? स्पंजीमोलाजी, जो कि रक्तचाप के अध्ययन को कहा जाता है। आप सीधा यही समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण के अध्ययन से संबंधित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है खाद्य प्रौद्योगिकी, जो कि प्रसंस्करण और संरक्षण के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पशु और पौधे पर जहरीले रासायनिक पदार्थ के प्रभाव अध्ययन क्या है? तो जो पौधों और पशुओं में जहरीले रासायनिक पदार्थ के प्रभाव का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विष विज्ञान। क्या हो जाएगा? विष विज्ञान। कभी कभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन घुमा भी देता है, क्योंकि जहरीला विज्ञान अलग अलग बोल देता है, बट विष विज्ञान आप लोग समझिएगा जहरीले रासायनिक पदार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विज्ञान की वह शाखा क्या है जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 त्वचा विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो वह है त्वचा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 है, मच्छरों को नियंत्रित करने में किस मछली को कुआं में छोड़ दिया जाता है? तो फ्रेंड जो मच्छरों को मारने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सी मछलियों को पानी में या कुएं में छोड़ दिया जाता है? तो वो हैं गम्बिया मछली। कौन सी? गम्बिया मछली, जिनको मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कुएं में छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा जानवर अंडे देता है और युवाओं को सीधे नहीं पैदा करता है? तो कौन सा जानवर है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप लोग वर्ड से समझिएगा, पक्षी नहीं, जानवर है कि अंडे देता है और युवाओं को सीधे पैदा नहीं करता है, या युवाओं को सीधे पैदा नहीं करता, या अपने बच्चों को सीधे पैदा नहीं करता। तो इसका सही आंसर है इचिदीना, जो कि एक जानवर है और वह अंडे देता है। ज़्यादातर तो पक्षी अंडे देते हैं, बट यहाँ पे जानवर अंडे देता है, इचिदीना। बाकी कमेंट बताइएगा कौन सा और एक जानवर है जो कि अंडे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक कीटनाशक में हृदय की कितनी जोड़ी होती हैं? एक कीटनाशक में हृदय की कितनी जोड़ी होती हैं? तो इसका सही आंसर है 4 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त में मिला कौन सा पदार्थ जो ध्वनि में मदद करता है? तो रक्त में जो मिला कौन सा पदार्थ है जो ध्वनि में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है आंसर बी फाइब्रिनोजेन। आदत सी हो गई है ऑप्शन बोलते हुए, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कीड़ा पत्ते खाने से मानव की आंत में पहुंचता है? कौन सा कीड़ा पत्ते खाने से मानव की आंत में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर टेप कीड़ा। मैंने क्वेश्चन फ्रेंड पार्ट 7 या 8 में कराया था। टेप कीड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा कीड़ा पत्ते खाने से मानव की आंत तक पहुंच जाता है? जो टेप कीड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा पत्थर विशेष रूप से समुद्री पशु शामिल है? कौन सा पत्थर विशेष रूप से समुद्री पशु शामिल है? तो उसका सही आंसर है फाइब्रिनोजेन। कौन सा पत्थर विशेष रूप से समुद्री पशु से शामिल है? तो वो है फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन से अंगों की अपनी स्वयं की स्वास्थ्य उत्तेजना की लहर है? तो फ्रेंड्स कौन सा अंग है जिसकी अपनी स्वास्थ्य उत्तेजना की लहर है? तो है दिल, या आप कह सकते हैं उसे हार्ट भी कह सकते हैं, जो कि उसकी खुद की अपनी उत्तेजना की लहर है।
जो कि ब्लड पंपिंग का कार्य करता है, आप लोग पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट के बगल में मानव आंत का कम ऊपरी हिस्सा क्या है? तो पेट के बगल में जो मनुष्य के आंत का कम ऊपरी हिस्सा क्या होता है या उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डुओडेनम। क्या बोलते हैं? डुओडेनम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों में एसिड के जमाव के कारण थका हुआ लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जमाड़ हो गया पर जमाव रहेगा। किसी व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों में एसिड के जमाव के कारण थका हुआ लगता है, तो कौन सी एसिड वहाँ से थका हुआ लगता है उससे बताना है। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 है, रंग की भेदभाव के लिए मौजूद आँखों की रेटिना क्या है? तो रंग में जो भेदभाव करते हैं या पहचानते हैं रंगों को अपनी आँखों से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है या किसके कारण हम रंगों को पहचान पाते हैं अपनी आँखों से? तो उसे फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं शंकु। याद रखिएगा, शंकु के कारण हम रंगों को पहचान करते हैं या रेटिना पे उसका सही फोकस बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? कौन सा ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो है पैनक्रेसे। क्या हो जाएगा? पैनक्रेसे, जो कि इंसुलिन है और स्राव के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। तो जो फ्रेंड्स प्रोटीन होता है वो आसानी से पचने का योग्य स्रोत माना जाता है, क्या है जो कि मतलब आसानी से प्रोटीन देता है या आसानी से पचता है? तो है सोयाबीन फ्रेंड्स। वैसे प्रोटीन वगैरह के लिए तो बहुत कुछ है, बाकी सोयाबीन एक अच्छा प्रोटीन का पाचक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव के रक्त प्लाज्मा में कौन से प्रतिशत का पानी पाया जाता है? तो फ्रेंड जो पानी का नेचर होता है रक्त प्लाज्मा में कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आंसर 91 से 92% तक पानी का प्रतिशत पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 34 है, बोमन के कैप्सूल में खून लाने वाले रक्त वाहिका। तो बोमन के कैप्सूल में खून लाने वाले रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? कौन सी वाहिका है? तो वो हैं रिफ्रेट अभिलेखीय। क्या हो जाएगा? रिफ्रेट अभिलेखीय। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या एंटीबॉडी रक्त के प्लाज्मा में निर्मित होती है? क्या एंटीबॉडी रक्त के प्लाज्मा में निर्मित होती है? तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीबॉडी को प्लाज्मा में निर्मित करती है या होती है लिम्फोसाइट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है? कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है? तो वो है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास की भूख और नींद का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास की भूख और नींद का केंद्र है? तो वो है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस। थैलमस हो गया, यहाँ पे थैलमस रहेगा, हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो भूख प्यास नींद को केंद्र है या यही बताता है कि क्या बॉडी को ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, धमनी और शिरा के माध्यम से प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 30 है, धमनी और शिरा के माध्यम से प्रवाह होता है तो कौन सा रसायन रक्त से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स हेपेरिन, जो कि धमनी और शिरा के माध्यम से के प्रभाव से जुड़ा होता है, प्रभाव से होता और रसायन के रक्त से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका में कौन सी ऑर्गेनल्स डीएनए शामिल है? तो फ्रेंड जो न्यूक्लियस होता है उसके अलावा जो सेल में ऑर्गेनल्स डीएनए कौन सा शामिल होता है जो कोशिका के अंदर? तो फ्रेंड्स बहुत कुछ होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एक आंसर है, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत कुछ होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा। क्वेश्चन नंबर 40 है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली का क्या बुलाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स, उसके आंतरिक झिल्ली को क्या कह के बुलाया जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स क्रिस्टे।
क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवित सेल में राइबोसोम गठन की साइट क्या है? जीवित सेल में राइबोसोम गठन की साइट क्या है? तो है फ्रेंड्स न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोलस पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। और क्वेश्चन नंबर 42 है, दोनों श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यकता है? दोनों श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यकता होती है? तो है सीटोचोम, जो कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कच्छ में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सी कार्य नहीं होता? तो क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड्स, कच्छ में राइबोसोम सबसे पहले पाया जाता है कहाँ पे? सेल में। तो कच्छ में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सी कार्य नहीं होता है? तो कार्य होता है फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण का। तो अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, उसकी अनुपस्थिति अगर नहीं होगी तो। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो विटामिन की कमी एक्सोरोफिथेलीमिया का कारण बनता है? तो वह विटामिन की कमी बताइए जो एक्सोरोफिथेलीमिया का कारण बनता है। तो वह है फ्रेंड्स विटामिन ए। बाकी विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? वो होता है गाजर में, और गाजर का बोटैनिकल नाम रेटिनॉल होता है, जो कि आँखों की रेटिना के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी रोगाणुरोधी, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कौन सी रोगाणुरोधी दवा तापेदिक और कुष्ठ रोग दोनों के उपचार के लिए उपयुक्त है? कौन सी रोगाणुरोधी दवा जो कि तापेदिक और कुष्ठ रोग दोनों के उपचार के लिए उपयुक्त है? तो है फ्रेंड्स रिफाम्सिन। क्या हो जाएगा? रिफाम्सिन। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि कुष्ठ रोग और रोगाणुरोधी की दवा के लिए और तापेदिक कुष्ठ रोग दोनों के उपचार के लिए उपयुक्त होती है रिफाम्सिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, कीड़े जो मानव को रोगों को संचरित कर सकते हैं उन्हें किस नाम के रूप में जाना जाता है? कीड़े जो मानव को रोगों को संचरित कर सकते हैं उन्हें किस नाम के रूप में जाना जाता है? तो वह है फ्रेंड्स वेक्टर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से उद्योग में काम करते हैं। तो न्यूमोकोनियोसिस जो होता है फ्रेंड्स वो श्रमिकों को प्रभावित करता है जो कि मुख्य रूप से उद्योग में काम करते हैं। और कौन सा वो कार्य है? तो फ्रेंड्स कोयला खनन उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस चीज़ के अत्यधिक खपत से लैथीरीज का कारण होता है? किस चीज़ के अत्यधिक खपत से लैथीरीज का कारण होता है? तो है फ्रेंड्स खेसरड़ी दल, जिसके कारण अत्यधिक खपत का कारण होता है या लैथीरीज का कारण होता है खेसरड़ी दल। तो फ्रेंड्स ये सभी चैप्टर को मिला के क्वेश्चन लिया गया, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, बट कोई नहीं, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, एनसीईआरटी से भी हल्के हैं, तो आप लोग इससे पहले ध्यान से देखिएगा। बाकी है तो एनसीईआरटी के ही, इम्पॉर्टेंट तो है ही है साथ में। क्वेश्चन नंबर है 49, रक्त का कौन सा हिस्सा शरीर की रक्षा के कार्य को पूरा कर सकता है? रक्त का कौन सा हिस्सा जो शरीर की रक्षा के कार्य को पूरा कर सकता है? तो है WBC, सफ़ेद रक्त कोशिका। क्या हो जाएगा? सफ़ेद रक्त कोशिका, WBC, वाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो जो फ्रेंड्स वाटर होता है, अगर उसमें आर्सेनिक की उपस्थिति या मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी? तो है फ्रेंड्स त्वचा कैंसर की बीमारी उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग PDF के लिए परेशान मत हुआ कीजिए। मैं सबका PDF टाइम मिलते फ्रेंड्स दे दूंगा, टाइम मिल नहीं पाता इसलिए PDF नहीं दे पाता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर एक वीडियोज़ का PDF दूँ। बाकी मैंने 3 PDF ऑलरेडी 4 PDF आपको अपलोड कर दिए टेलीग्राम में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी वेबसाइट पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसके पहले की PDF को देखने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा,
बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।